कभी सोचा है कि जब हम एक बटन क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो जाता है? इसका राज छिपा है डिजिटल मेमोरी की इस अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल दुनिया में। आज हम इसी आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये तय करता है कि हमारे डिवाइस आखिर कितनी तेजी से काम करेंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर तेज होना ही सबसे अच्छा है, तो फिर हमारे डिवाइसेस में हर काम के लिए एक ही बहुत बड़ी सुपर फास्ट मेमोरी क्यों नहीं होती? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही क्लेवर ट्रेड ऑफ में। और वो ट्रेड ऑफ है स्पीड, साइज और कॉस्ट के बीच का। देखिए, एक ही चीज में सब कुछ नहीं मिल सकता। आप एक ही समय में सबसे तेज, सबसे बड़ी और सबसे सस्ती मेमोरी नहीं बना सकते। जो सबसे तेज होती है वो अविश्वसनीय रूप से महंगी और आकार में बहुत छोटी होती है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने कमाल की लेयर्ड सिस्टम बनाई है, जिसे हम मेमोरी पदानुक्रम या मेमोरी हायरार्की कहते हैं। चलिए इसे अंदर से बाहर की ओर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां असली एक्शन होता है। ऐसा सोचिए कि कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी सीपीयू एक वर्कमैन है और मेमोरी उसका वर्कस्पेस है। तो इस वर्कमैन के दिमाग में जो विचार एकदम तुरंत आते हैं वो है कैश मेमोरी। ये प्रोसेसर से फिजिकली जुड़ी होती है और बिजली की तरह तेज होती है, ताकि वर्कमैन को जिन इंस्ट्रक्शंस की फौरन जरूरत है वो उससे बिना एक पल की भी देरी के मिल जाएं। एक्चुअली इसके भी लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3। हर लेवल थोड़ा बड़ा और थोड़ा धीमा, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत छोटी होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में एक समय में कुछ ही विचार रहते हैं। अब उस वर्कमैन की डेस्क की कल्पना कीजिए। ये है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेस्क पर वो सारी फाइलें और टूल्स फैले होते हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। और डेस्क जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा काम एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हुए वेब ब्राउजिंग, वो भी बिना बार बार फाइलिंग कैबिनेट तक जाए। तो यहीं पर वो स्पीड और साइज का खेल असल में सामने आता है। प्रोसेसर के एकदम करीब है कैश मेमोरी, बहुत ही तेज लेकिन उतनी ही महंगी और छोटी। और फिर आती है रैम, कैश से धीमी है लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी और सस्ती, जो हमें एक साथ कई भारी भरकम ऐप्स चलाने की आजादी देती है। और यही दोनों मिलकर बनाते हैं एक सुपर फास्ट और एफिशिएंट वर्कस्पेस। लेकिन इस डेस्क के साथ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये अस्थिर है यानी वॉलेटाइल। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, बिजली कट जाती है और डेस्क पर मौजूद सब कुछ गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। इसीलिए हमें एक परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। और ये हमें ले आता है हमारे डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट तक। ये वो जगह है जहां हम अपनी सभी फाइलों, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, तब भी जब कंप्यूटर सालों तक बंद पड़ा रहे। अब यहाँ हमारे पास दो मुख्य तरह के फाइलिंग कैबिनेट हैं। पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, जिसमें एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह घूमने वाली प्लेट्स पर डेटा स्टोर होता है, और नई सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और ये फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करती है। इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। मतलब SSD वाले कंप्यूटर सेकंडों में बूट हो जाते हैं, ऐप्स फटाक से खुलते हैं, जबकि HDD में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि हाँ, SSDs अब भी थोड़ी महंगी है, लेकिन मेमोरी की दुनिया में एक और ख़ास किस्म भी है। ये हमारे डेटा के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर के अपने सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी कामों के लिए है। एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर के निर्देशों को बदला ही नहीं जा सकता। इसे कहते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पर लिखे डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। यही कंप्यूटर को बताती है कि पावर बटन दबाने पर उसे स्टार्ट कैसे होना है। ये डिवाइस का एक तरह से परमानेंट आई कार्ड है, जिसे फैक्ट्री में ही लिख दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल हर जगह है, कंप्यूटर के बूटअप इंस्ट्रक्शन से लेकर वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव जैसे सिंपल डिवाइस के फर्मवेयर तक। फर्मवेयर बस एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को उसका काम करना सिखाता है। अरे, पुराने वीडियो गेम के कार्ट्रिज भी रोम का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, तो अब जब हमने कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी को समझ लिया है, तो जरा देखते हैं कि हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं। ये हमारे डिजिटल ब्रीफकेस की तरह है। यहाँ पर फिर से फ्लैश मेमोरी काम आती है। ये वही कमाल की टेक्नोलॉजी है जो SSDs को चलाती है, लेकिन ये पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे छोटे पोर्टेबल रूपों में भी आती है। ये तेज है, टिकाऊ है और इसे अपना डेटा याद रखने के लिए लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती।
और अब आखिर में जरा इस बात पर गौर करते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी पिछले कुछ दशकों में कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, ये सचमुच एक क्रांति है। 80 के दशक की उस छोटी सी 1.44 मेगाबाइट की फ्लॉपी डिस्क से, जिसमें मुश्किल से कुछ तस्वीरें आती थीं, आज के 256 गीगाबाइट या उससे भी बड़े फ्लैश ड्राइव तक का सफर सोचिए, जिसमें पूरी की पूरे मूवी लाइब्रेरी समा सकती है। हर दशक में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कई 100 गुना बढ़ गई है। तो यह स्केल आखिर है कितना बड़ा? चलिए ऐसे समझते हैं। एक मॉडर्न 4 टेराबाइट की एसएसडी में लगभग 28 लाख फ्लॉपी डिस्क के बराबर डेटा स्टोर हो सकता है। अगर आप इन सारी फ्लॉपी डिस्क को एक के ऊपर एक रखें तो उनका ढेर बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा हो जाएगा। ये अंतर वाकई में चौंकाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये है मेमोरी का पदानुक्रम। सबसे ऊपर प्रोसेसर के सबसे करीब सबसे तेज लेकिन सबसे छोटी कैश मेमोरी, फिर हमारा एक्टिव वर्कस्पेस रैम, उसके नीचे लंबे समय तक डेटा रखने के लिए एसएसडी या एचडीडी, और आखिर में डेटा को कहीं भी ले जाने के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज। और हर लेवल स्पीड, साइज और कॉस्ट के बीच एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब डेटा स्टोर करने की लागत लगभग शून्य हो जाती है और कैपेसिटी लगभग असीमित, तो ये कैसे असर डालेगा कि हम एक समाज के तौर पर क्या सहेजना और क्या भूल जाना चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से